सभी ज्वाइन हो गए कि अभी कुछ और बचे हुए हैं? और कोई बचा है क्लास ज्वाइन करने के लिए? सब हो गए ज्वाइन? हो गया सर। देख लो भैया, या तो हम पढ़ाई ले या तो क्लास ही ज्वाइन करा ले। नहीं, आप पढ़ाइए। यार एक एक टाइम पे मेरे को एक ही स्क्रीन दिखाई देगी ना, या तो मैं समझा पाऊंगा या तो मैं मीटिंग को देख पाऊंगा कौन कौन रिक्वेस्ट भेज रहा है। वेट कर ले क्या, क्लास ओवर होने तक लोगों का वेट करने का, ज्वाइन कराने का? नो सर। चलो आज वेट ही करते हैं, आज केवल लोग क्लास ज्वाइन कराते हैं। नो सर। नो सर, आप कंटिन्यू करिए। कैसे कंटिन्यू करेंगे यार? दो दो एक एक मिनट में रिक्वेस्ट आ रही है लोगों की ज्वाइनिंग की। दस बज के 21 पे मैंने क्लास की लिंक भेजी है और 10:34 हो रहा है, अबाउट 15 मिनट्स हो रहे हैं। देख लो अपने साथी संगी जो और भी हो, 2 4 10 15, उनको बोल दो कि भैया आ जाओ अगर आना हो तो। सबको व्हाट्सएप कर दो। देखो ये शुभम सिंह भी आ गया अभी, है ना? और कोई एक आध दो लोग को और इन्फॉर्म कर दो भैया। शादिका। यस सर। जी भी आएगी। सबको बता दीजिए कि सर क्लास ले रहे हैं, अभी सर ज्वाइनिंग करा रहे हैं, आ जाओ ज्वाइन कर लो, जिसको इसको ज्वाइन नहीं कर पा रहे, जो जिनको लिंक नहीं मिला लिंक लेके एक्सेप्ट करें। अरे सर जी नोटिफिकेशन में प्लीज शादिका मैसेज जी। आ जाता है, फिर नहीं ज्वाइन हो रहा है, नहीं 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 नहीं, ज्वाइन हो मैं रहा है। कुछ कह नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं वेट कर रहा हूँ लोगों को ज्वाइन करवाने के लिए। अरे सर हो गए सब, आप पढ़ाइए। अरे कैसे पढ़ा है, अभी भी देखो रिक्वेस्ट आई जा रही है। अभी रिदम बना रहता है क्लास में पढ़ाने का, सारी चीजें गड़बड़ा देते हैं। क्या योगेंद्र बड़ा लेट उठे हो सो के? नहीं सर, वो चीज नहीं सर, मैं बहुत, आपने लिंक भेजी तो मैं सब 5 मिनट लेट हुआ था, बहुत देर से आपको रिक्वेस्ट कर रहा था। चलो रियल टाइम प्रोसेसिंग। हाँ मैं एग्जाम मैं कहाँ पे था मैं खुद ही भूल गया। लोग के लफड़े में पड़ जाओ तो मतलब हम भी लफड़ा बन जाते हैं। बैंक ट्रांजैक्शन है। पता नहीं, बिल्कुल नहीं आता है। चलो रियल टाइम प्रोसेसिंग, रियल टाइम प्रोसेसिंग मैंने अभी बैंक ट्रांजैक्शन। ओहो याद आ गया, थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग। बैंक ट्रांजैक्शन में देखो, जब कभी भी हम लोग किसी बेनिफिशियरी को कोई पैसा ट्रांजैक्शन करना होगा, मान लीजिए योगेंद्र को किसी शिवेंद्र नाम के बालक को पैसे ट्रांजैक्शन करने हैं, तो फर्स्ट टाइम दे वांट टू ट्रांजैक्ट, वो पहली बार ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तो शिवेंद्र के या योगेंद्र के अकाउंट में आपके शिवेंद्र का या जो भी बालक होगा उसका अकाउंट नंबर ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के 24 घंटे बाद आप ट्रांजैक्शन कर पाते हो, 24 आवर्स के बाद आप फिनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कौन सी बैंक कौन सी पॉलिसीज को एक्वायर करते हैं। तो समझने की बात ये है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में आपको तुरंत रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, यू हैव टू वेट। कुछ समय के बाद आपको रिस्पॉन्स मिल रहा होगा कि वो चीजें पॉसिबल होंगी या नहीं हो पाएंगी। कभी कभी आप क्या कहते हो कि आप कुछ पेमेंट करते हो, लेकिन वो चीजें 24 आवर्स बाद कुछ समय बाद वो डिक्लाइन कर जाती है, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में पैसा वो आ जाता है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कभी कभी होता है कि आपके अकाउंट से तो पैसा कट जाता है, लेकिन वो चीजें आपको रिसीव नहीं होती है, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो चीजें आपके अकाउंट में दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, बैक हो जाती हैं। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में अगेन मैं ये कह रहा हूं कि थोड़ी सी दिक्कत है, आपको तुरंत रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा होता, क्विक रिस्पॉन्स की एक्चुअली में हुआ क्या होगा या नहीं होगा। लेकिन रियल टाइम प्रोसेसिंग में क्या हो रहा है कि आपको तुरंत इमीडिएटली डेटा प्रोसेस होके आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, जो भी डेटा होगा आप प्रोसेसिंग के लिए ले जा रहे हो रियल टाइम में, वो तुरंत इमीडिएट आपकी प्रोसेस होके आपको इंफॉर्मेशन के फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप उसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो कि आपकी जो प्रोसेसिंग जो भी ट्रांजैक्शन करना चाह रहे थे वो हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अब रियल टाइम प्रोसेसिंग में एक कंप्यूटर के साथ कई सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, जिसमें हम अपने डेटा को प्रोसेस करा सकते हैं। ये एक तरीके से ऑनलाइन भी हो गया, जब कई सारे कंप्यूटर सिस्टम को आपस में कनेक्ट कर दिया तो इसको मैं सेकेंडरी फॉर्म दे सकता हूं ऑनलाइन
भी प्रोसेसिंग का भी नाम दे सकता हूं। लिखा हुआ है लास्ट में, प्रोसेसिंग मस्ट बी कनेक्टेड टू वन और मोर कंप्यूटर टू प्रोसेस डेटा, देन इट मस्ट आल्सो बी ऑनलाइन। जब बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे और किसी भी चीज की प्रोसेसिंग कर रहे होंगे, तो उस केस में उन सारे कंप्यूटर्स को आपस में लिंकअप होना चाहिए। लिंकअप होने के लिए उनको क्या होना चाहिए? ऑनलाइन होना चाहिए। तो रियल टाइम एज लाइक एज ऑनलाइन बन जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। देखिए इसका एग्जांपल दिया हुआ सर, है। क्या हो गया? एग्जाम्पल्स ऑफ रियल टाइम प्रोसेसिंग, इसमें देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है एन एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, न्यूक्लियर पावर प्लांट, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम वही है जो मैंने अभी आपको बताया है। एरोप्लेन लैंडिंग कंट्रोल सिस्टम, फ्लाइट सिमुलेशन सिस्टम। देखो सारे टर्म्स तो समझ में आ रहे होंगे, लेकिन एक लास्ट टर्म है फ्लाइट सिमुलेशन सिस्टम, इसमें एक नया टर्म जुड़ा हुआ है सिमुलेशन। किसी कोई सिमुलेशन टर्म का फंडा या मीनिंग क्लियर है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमुलेशन? यस सर। क्या होता है सिमुलेशन का मतलब? सर जैसे हम लोग प्लेन उड़ाते हैं, वैसे ही एक रूम में एक साथ सिमुलेटर बना हुआ रहता है जिससे हम लोग सीख सकते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली बिल्कुल सही बोला आपने। सिमुलेशन का मतलब होता है कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को, जो एक्चुअल में हमारी प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, उसको रियल वर्ल्ड सिनेरियो बना के सॉल्व करना। या हम कह सकते हैं जो हमारी एक्चुअल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है उसको कंप्यूटर के थ्रू सॉर्ट आउट करना। इसका एग्जांपल अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्लाइट सिमुलेशन सिस्टम या एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम। एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हम ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो बालक हैं। दो बालक कौन कौन हो सकते हैं? अभी जिनका माइक ऑन है, एक आदित्य पटेल, एक कुशाग्र पाठक। ये दोनों दुश्मन है आपस में। क्या है? दोनों आपस में दुश्मन है, एनिमी। क्लास सुनने में समझ में आ रही बात? यस सर। दोनों आपस में दुश्मन है। अब ये दोनों दुश्मन कहाँ हैं? दोनों दुश्मन जमीन पे नहीं है, धरती पे नहीं है, दोनों दुश्मन स्पेस में है, अंतरिक्ष में है। एक आदित्य पटेल नाम का दुश्मन जो है वो मरकरी पे बैठा हुआ है, और ये कुशाग्र पाठक जी है ये वीनस से बैठे हुए हैं। दोनों ही अलग अलग स्पेस में है, अलग अलग प्लैनेट पे बैठे हुए हैं, और ये दोनों ही दुश्मन एक दूसरे पे बॉम्बार्डमेंट करना चाहते हैं। अब बॉम्बार्डमेंट करने के लिए दे हैव टू नो कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, कितने एंगल से ये बॉम्बार्ड करेंगे, कि कुशाग्र पाठक कितने एंगल से बॉम्बार्ड करें कि एक्चुअल हमारे आदित्य पटेल जी जहां रिसाइड कर रहे हैं, जिस स्पेस मरकरी पे रिसाइड कर रहे हैं, वहीं पे जाके बॉम्बार्ड हो। अदरवाइज पता चला कि हमारा दूसरे प्लैनेट सफर कर जाएंगे, तो पता कैसे चलेगा कि भाई कितनी डिस्टेंस है, हम कितने एंगल से बॉम्बार्ड करें, लेट के करें, बैठ के करें, उड़ के करें। तो इन चीजों को समझने के लिए हमने क्या किया, कंप्यूटर सिस्टम पे एक उसका सिनेरियो जनरेट किया, और सिनेरियो जनरेट करके उसको लुक एंड फील करके बॉम्बार्ड करने की कोशिश करके उसका रिएक्शन देखा थ्रू कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू हमने उन चीजों को फेस किया, फील किया। तो जब हमने समझ में आ गया ये ऐसे करेंगे, तो उस चीजों को हम एक्चुअल में इंप्लीमेंट कर पाएंगे। दिस इज कॉल्ड एंटी मिसाइल सिस्टम। कोई मिसाइल हमें लॉन्च करनी होती है डिफेंस पर्पस, डिफेंस मतलब सुरक्षा के लिए, तो पहले हम उसको कंप्यूटर सिस्टम पे चेक करते हैं, उसको पूरा रिव्यू करते हैं। जो हमारा नासा वगैरह है ना, साइंटिस्ट जहां बैठे, देखते होंगे कभी कभी टीवी में दिखाता है कि नासा साइंटिस्ट जहां पे रहते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम्स वहां लगे हुए हैं, सब किसी ना किसी कंप्यूटर सिस्टम स्क्रीन के आगे बैठे होते हैं। दे एक्चुअली व्हाट टू डू, वो करते क्या है? बेसिकली वो यही करते हैं, सिमुलेट करते हैं। जो भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जो उनको आगे करनी है, उसको कंप्यूटर पे सॉल्व करके, कंप्यूटर पे इंप्लीमेंट करके देख रहे होते हैं। देन उसको वो चीजें सक्सेसफुल हो जाती है, तब उसको रियल वर्ल्ड में वो इंप्लीमेंट करते हैं। This is called anti-missile system, defense system. This is called flight simulation system. किसी फ्लाइट को लॉन्च करना है, उड़ाना है, तो पहले क्या करते हैं, उसको कंप्यूटर सिस्टम उड़ा के देखते हैं, और फिर उसको रियल वर्ल्ड में उड़ाते हैं। बात समझ में आ रही है? व्हाट इज सिमुलेशन? यस सर। सर सैटेलाइट लॉन्च भी आएगा इसमें ना? हाँ बेटा, सर सैटेलाइट लॉन्च। बिल्कुल एग्जैक्टली। जो भी चीजें हमारे रियल वर्ल्ड में कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, उसको हम कंप्यूटर पे सॉल्व करते हैं, एक सिनेरियो जनरेट करते हैं, वो हमारी सिमुलेशन के अंदर आ जाएंगी। ठीक है बच्चे लोग? ओके, थैंक यू सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ रियल टाइम प्रोसेसिंग। अब इसके फायदे क्या है? अब इसके फायदे ये होते हैं कि अब आप रियल टाइम में अगर करेंगे, किस में करेंगे? रियल टाइम में करेंगे, एक्चुअल में करेंगे, तो मतलब वाकई में अगर कोई किसी को बम मारना है एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे, तो पता नहीं किस
धरती पे या कौन प्लैनेट पे जाके बम गिर जाए, नहीं पता। तो अगर हमने उसको सिमुलेट करके किया होगा तो हमें रिस्पॉन्स तुरंत मिल जाएगा कंप्यूटर में, क्योंकि अगर आपने एक स्पेस से दूसरे स्पेस से बम मारे, पता चला 2-4 साल लग जाए बम जाने में, लेकिन कंप्यूटर के थ्रू किया होगा तो वो बम तुरंत का तुरंत चला जाएगा, कैसे जा रहा होगा आपको दिखाई दे रहा होगा, कहां गिर रहा होगा वो भी दिखाई दे रहा होगा थ्रू सिमुलेशन। तो उसमें आपको डिले नहीं दिखाई दे, डिले नहीं लगा, रिस्पॉन्स मिलने में आपको समय नहीं लगा। बिल्कुल वही बात है, अगर आप काउंटर पे जाकर टिकट की बुकिंग कर रहे हैं तो आपको तुरंत रिस्पॉन्स मिल जाएगा कि सीट वैकेंट है या नहीं है, टिकट आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, ट्रेन जाएगी या नहीं मिल जाएगी, वो सारे रिस्पॉन्स आपको तुरंत मिल जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज अप टू डेट। रियल टाइम में हमेशा इंफॉर्मेशन अप टू डेट रहती है। मींस वहां पे अगर आप दो चीजें हैं कि अगर आप कॉलेज की इंफॉर्मेशन को वेबसाइट पे वेट करेंगे, क्योंकि अगर कॉलेज काउंटर पे जाके आपने कुछ चीजें पता करी तो हो सकता है कि आपको इंफॉर्मेशन अर्ली मिल जाए, लेकिन हो सकता है कि आप वेट कर रहे हो घर में बैठे चीजों को वेबसाइट पे चेक करने का, ऑनलाइन चेक करने का, तो आप थोड़ा डिले हो जाओ। तो रियल टाइम में अगर आप काउंटर पे जाकर पता करते हो कोई चीज, आपको तुरंत अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन उसको ऑनलाइन करने में थोड़ा सा समय लग जाता है। तो रियल टाइम में हमको जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो तुरंत मिलती है और वो अप टू डेट होती है। थर्ड एग्जांपल है, सॉरी एडवांटेज है, आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर मे बी यूज्ड टू एडजस्ट एंड इंप्रूव द इनपुट बैक टू द सिस्टम। अब देखो फायदा क्या है कि अगर आपने रियल टाइम में सिमुलेशन के थ्रू कर रहे हो तो आपने बम्बार्डमेंट जब किया या करके देखा तब आपको उसका रिस्पॉन्स ही समझ में आ गया या नहीं, मुझको इतने एंगल्स नहीं इतने एंगल से करना चाहिए। तो जो भी आपने इनपुट किया उससे जो आपको आउटपुट मिल रहा है उससे अपने इनपुट को आप एडजस्ट कर सकते हो, समझ सकते हो कि नहीं मुझको फर्जी में बम यहां से नहीं यहां से फेंकना होगा, तब जाके हमारा रिस्पॉन्स सही होगा, ये सही रिस्पॉन्स हमको मिलेगा। ये रियल टाइम प्रोसेसिंग में होगा। क्लियर? डिसएडवांटेज, इसके नुकसान क्या है? The computer must be dedicated solely to the task. अब अगर आप किसी चीजों को रियल टाइम प्रोसेसिंग में चेक कर रहे हो, सिमुलेट कर रहे हो, तो आपको कंप्यूटर उस पर डेडिकेट कर देना होगा। मींस वो कंप्यूटर उसी यूज के लिए होगा, आप उसका कोई दूसरा यूज नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने एटीएम मशीन रखा है, एटीएम मशीन के थ्रू अब आप सोचो कि नहीं हम उसको दुकान में बैठ के बिलिंग भी कर ले, तो वो चीज पॉसिबल नहीं होगी। नेक्स्ट है, द कंप्यूटर मस्ट बी कंटिन्यूअली ऑनलाइन। रियल टाइम प्रोसेसिंग में कंप्यूटर को हमेशा वर्क करते रहना पड़ेगा। आप काउंटर पे गए, वहां भी बुकिंग हो रही है तो कंप्यूटर का इस्तेमाल करके ही कर रहे हैं ना, तो वहां पे भी कंप्यूटर हमेशा चलता रहता है, नहीं ऐसा नहीं कि वो बंद हो जाए। अगर चलता रहेगा तो वो हमेशा अप टू डेट रहेगा और आपको रियल टाइम प्रोसेसिंग कर सकता है। नेक्स्ट क्या है? टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग का मतलब समझते हैं क्या होता है क्लास? हेलो, जी 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 जी, यही डिसएडवांटेज हो गया ना इसका, कि अगर हमारा मेन सर्वर बैठ जाएगा तो सारे कंप्यूटर नहीं बैठ जाएंगे। यस सर। तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज टाइम शेयरिंग? व्हाट इज टाइम शेयरिंग? इसको पढ़ के मैं बताने की कोशिश करना, अपने शब्दों में बताओगे तो मुझे बेहतर समझ में आएगा और मैं समझा भी बेहतर पाऊंगा। व्हाट इज टाइम शेयरिंग? सर, टू डिवाइड द टाइम इन इक्वल पार्ट। एग्जैक्टली, कि हमारे पास जो भी टाइम है उस टाइम को मैंने डिफरेंट डिफरेंट पीपल में डिफरेंट डिफरेंट टास्क में डिवाइड कर दिया, जिससे कि सबको लगे, सभी टास्क सभी पीपल्स को लगे कि उनको इक्वल प्रायोरिटी मिल रही है और उनको अपने प्रोसेस करने के लिए इक्वल टाइम मिल सके। कोई ये ना कहे कि नहीं आपने उसको टाइम ज्यादा दिया, मुझको टाइम कम दिया, उसको पहले दिया, मुझको बाद में दिया, मुझको मेरा नंबर ही नहीं आया, ऐसा किसी को ना लगे। हाँ, एक चीज हो सकती है कि टाइम शेयरिंग के दौरान वेटिंग हो सकती है, क्या करना पड़े? वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, मींस अगर टाइम मेरे पास 1 घंटे का समय है तो जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाने पे होता क्या है कि अब उसके वो सुबह शाम को 4 से 6 बैठता है, तो उसने टाइम डिसाइड किया होगा कि जो भी पेशेंट हमारे पास आ रहे होंगे एवरी पेशेंट को वो 4 to 5 मिनट्स डेडिकेट करेगा, देगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगा, 1 घंटा आधा घंटा एक ही पेशेंट को देगा, तो रेस्ट ऑफ द पेशेंट का
कुछ ऐसे पेशेंट होंगे जिनका नंबर उस दिन आ ही नहीं पाएगा। जो पेशेंट होगा वो क्या हो जाएगा, वो डेड बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो ऐसी सिचुएशन ना है, उसका डिसएडवांटेज ना हो, तो वो क्या करेगा, अपने टाइम स्लॉट को पहले ही डिवाइड करके रखेगा। मींस अगर मैं 4 से 6 बैठता हूं, मैं डॉक्टर की बात कर रहा हूं, तो वो 1-1 मिनट सबको 2-2 मिनट सबको देगा, डिवाइड कर देगा और सभी पेशेंट को इक्वल टाइम अलॉट हो जाएगा। ठीक, तो वही चीज लिखिए, टाइम शेयरिंग सिस्टम्स allow many users to share time on a single computer। अब एक कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर पे क्या है, हमारा सर्वर है, पूरा सीपीयू लगा हुआ है, लेकिन रेस्ट ऑफ द जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर से कनेक्टेड है। ठीक है, उस कंप्यूटर से कनेक्टेड है। अब सभी मान लिया कि मैंने एक सर्वर से 4 कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट कर रखा है। अब जो 4 कंप्यूटर सिस्टम है, इनके पास खुद का ब्रेन नहीं है, खुद का इंस्टॉलेशन नहीं है। सर्वर पे जो चीज में थी, इंस्टॉलेशन था, सर्वर में मेमोरी थी, सारी चीजें थी। अब 4 कंप्यूटर पे 4 बंदे बैठे हुए, चारों को अपनी प्रोसेसिंग करनी है, तो इनके पास खुद का तो कोई इंटेलिजेंस है नहीं, जो सर्वर को यूज कर रहे हैं। अब सर्वर तो एक है, अब चारों बंदों ने एक बार सर्वर को यूज करने की कोशिश करेगा तो सर्वर तो बैठ जाएगा ना। तो उस केस में हम करेंगे क्या, सिस्टम करेगा क्या कि उसके पास जो भी अलॉटेड टाइम है, जो भी सीपीयू के पास जो भी टाइम स्लाइस होगा, उस टाइम को हर कंप्यूटर्स को, जितने भी टर्मिनल्स होंगे, कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3, कंप्यूटर 4 को डिवाइड, सबको डिवाइड कर देगा। मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर्स टाइम, सीपीयूज टाइम और द टाइम टेकन बाय द प्रोसेस। 2-2 मिनट में डिवाइड कर सकता है, तो सीपीयू ने 2-2 मिनट हर कंप्यूटर सिस्टम को डिवाइड कर दिया कि 2 मिनट में टर्मिनल 1 को दूंगा, 2 माइक्रो सेकंड में टर्मिनल 2 को दूंगा, 2 माइक्रो सेकंड में टर्मिनल 3 को दूंगा, 2 माइक्रो सेकंड में टर्मिनल 4 को दूंगा। इससे हमको और आपको क्या लगेगा कि चारों कंप्यूटर सिस्टम की प्रोसेसिंग साइमल्टेनियसली चल रही है, क्योंकि इतना कम माइक्रो सेकंड हमको कंप्यूटर सिस्टम ने अलॉट किया है, तो जल्दी सारे सिस्टम पे स्विच करेगा। मुझको लगेगा मेरी प्रोसेसिंग चल रही है, अगले की भी चल रही है, अगले की भी चल रही है। अब कंप्यूटर सिस्टम जल्दी स्विच कर सारे कंप्यूटर्स का टास्क भी कंप्लीट कर देगा थ्रू टाइम शेयरिंग, और सबका काम कंप्लीट भी हो जाएगा बाय यूजिंग वन सर्वर। बात समझ में आ रही है क्लास? यस सर, यस सर। Yes, sir. चलो, दिस इज टाइम शेयरिंग, यही लिखा है, टाइम शेयरिंग सिस्टम अलाउज many users to share time on a single computer. Each user is given a slice of CPU time। हर कंप्यूटर को, यहाँ जो each user लिखा है, ये कंप्यूटर से आशय है कहने का, हर कंप्यूटर को CPU का एक टाइम स्लाइस दिया जाएगा। नेक्स्ट टाइम में लिखा है द कंप्यूटर हैज फास्ट प्रोसेसिंग स्पीड, जो मैंने बोला कि सर्वर सबके साथ जल्दी 1-1 माइक्रो सेकंड देगा, जल्दी प्रोसेस करेगा। which give the impression, जो इसका इंप्रेशन क्या पड़ेगा, that each user is the sole user of the computer system, जिससे हर कंप्यूटर सिस्टम को ये लगेगा कि यार कंप्यूटर केवल मेरा ही काम करेगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ड्यू टू टाइम स्लाइसिंग के कारण कंप्यूटर इतने कम समय में सबको परफॉर्म कर रहा है, सबको लगेगा कि सबका काम हो रहा है। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। एग्जाम्पल ऑफ टाइम शेयरिंग, अ bank card system which allows 100 of person to access the same program on the mainframe at the same time। अब 50 ATM मशीन हैं। कितनी ATM मशीन है? 50 ATM मशीन 50 जगह प्लेसेस पे इंस्टॉल है। अब सभी जगह पे इंस्टॉल है 50, एक ही समय में सबने अपने अपने एटीएम कार्ड को लगा दिए मशीन पे। लेकिन सारे एटीएम मशीन्स क्या है, एक सर्वर से कनेक्टेड होंगे ना, जहां पे मास्टर फाइल रखी होगी, आपके ट्रांजैक्शन डिटेल रखी होगी, जिसके थ्रू वो चेक करता है कि आपके अकाउंट में पैसा कितना है, आपको वो दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है, क्या आपके अकाउंट से क्रेडिट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो सभी ने एटीएम मशीन में अपने कार्ड लगा दिए। अब उस समय सभी के साथ जो सर्वर है वो देखता है कि भाई आपने रिक्वेस्ट कब भेजा है, आपकी रिक्वेस्ट के हिसाब से वो आपको टाइम स्लाइसिंग कर देता है, टाइम बार देता है, और वो सबको इक्वल टाइम डिवाइड करके सबके रिस्पॉन्स करता रहता है। तो हमको लगता है कि नहीं एटीएम मशीन मेरे लिए वर्क कर रहा है, सामने अलग लगता है नहीं उसके साथ भी एक ही समय बिहेव कर रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो कुछ माइक्रो सेकेंड का अंतर होता है, लेकिन सबका जो रिस्पॉन्स होगा वो डिफरेंट टाइम पे आ रहा होगा। दिस इज कॉल्ड एग्जाम्पल ऑफ टाइम शेयरिंग। ओके, आगे बढ़ा जाए। क्लास बोलते क्यों नहीं हो? यस सर। यस सर। बोला करो यार, अच्छा लगता है, मतलब हम बार बार पूछते हैं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है। क्यों गुप्ता जी, अंश गुप्ता जी? यस सर जी। नेक्स्ट, रिपोर्ट जनरेशन टेक्निक। अब इतना पढ़ाने और लिखाने के बाद आपका एग्जाम होता है। क्या होता है? आपका एग्जाम होता है। तो वो एग्जाम बेसिकली है क्या? दिस एग्जाम इज
ऑल्सो कॉल्ड रिपोर्ट जनरेशन। आपकी रिपोर्ट जनरेशन का एक तरीका है जिससे कि यह पता चल सके कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो और कहां स्टैंड कर रहे हो। ये थोड़ा सा अलग है, जो मैं आपका सब्जेक्ट का टॉपिक है रिपोर्ट जनरेशन टेक्निक, थोड़ा सा अलग है, लेकिन समझाने का आशय ये है कि आप जब काम कर लेते हो, प्रोसेसिंग कर लेते हो, तो उसके बाद में आपके पास एक रिपोर्ट होनी चाहिए कि आपने क्या किया एज ए मेमोरेंडम। जैसे आप मुझसे पढ़ने के बाद जब फर्स्ट यूनिट मैंने पढ़ाया था, तो फर्स्ट यूनिट के दौरान आप सभी चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, सर पीडीएफ, सर पीडीएफ, लेकिन मैंने आपको पीडीएफ नहीं दिया। वो कब दिया? एट द एंड ऑफ द कंप्लीट ऑफ द यूनिट 1, जब मैंने अपना डिक्टेशन, अपना एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लिया, लिखवा लिया, उसके बाद मैंने आपको एज ए रिपोर्ट यूनिट 1 की पीडीएफ सेंड किया। ठीक उसी तरह से जब आप पढ़ लेते हो, लिख लेते हो, तो आपका एग्जाम होता है, तो आपका रिपोर्ट जनरेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ योर क्लास एग्जामिनेशन। सिमिलरली, वैसे ही, बिल्कुल एग्जैक्टली वही नहीं, मैंने सिमिलरली बोला है, उसी से कुछ मिलता जुलता। रिपोर्ट जनरेशन करता क्या है कि आप जो भी मैनुअली हाथ से काम करते हो या रिपोर्ट क्रिएट करते हो, उस चीजों को कंप्यूटराइज कर देता है। क्या कर देता है? उस चीजों को कंप्यूटराइज कर देता है। कंप्यूटराइज करने पे होगा क्या? हम किसी भी रिपोर्ट को ऑनलाइन क्यों जनरेट कराएं? बेसिकली रिपोर्ट को ऑनलाइन जनरेट होने पे ये होता है कि जो हमारी एरर्स आने की चांसेस है, गलतियां होने की रिस्क है, वो कम हो जाएगी, क्योंकि हम और आप ह्यूमन है, मैन है, मशीन नहीं है। तो वी हैव द कैपेबिलिटी टू मेक मोर एंड मोर एरर्स। हम लोग गलतियां करते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों ने मेरे को खूब सारे असाइनमेंट भेजे हैं, खूब सारी रिपोर्ट बना भेजी है, लेकिन लोगों ने खूब मिस्टेक करी है, खूब मिस्टेक करी है। लोगों ने खूब कॉपी पेस्ट करके लिखा है। लोगों ने ये ध्यान नहीं दिया कि जहां से छाप रहे हैं वहां पे बुक का भी नाम लिखा है, राइटर का भी नाम लिखा है, वो भी ब्रैकेट में सब लिख के लीपा पोती करके मेरे को भेज दिए हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप लोग और हम लोग ह्यूमंस हैं, हम लोग गलतियां करना हमारा नेचर है, तो हम लोगों ने गलतियां की। अगर कोई चीज हम कंप्यूटराइज कर रहे होंगे, तो कंप्यूटराइज कर रहे हैं तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उन चीजों को एज ए रिपोर्ट जनरेट करके देता है। मींस वहां पे एरर्स आने की चांसेस घट जाती है। एज वेल एज अगर कंप्यूटराइज कर रहे होंगे, तो जो बिजनेस में हमारा एम्प्लॉय होगा, उस एम्प्लॉय को भी काम करने में मजा आएगा और वो अपना बेस्ट दे सकता है। बेस्ट कैसे दे सकता है कि अगर मैंने उसको 10 पन्ने की रिपोर्ट दे दी है, 10 पन्ने की रिपोर्ट को कहने कहा कि इसको एनालाइज करके एक पन्ने में बना के ले आओ, अगर वो हाथ से मैनुअली बना रहा होगा तो इट विल टेक टू मच टाइम और इट माइट बी पॉसिबल ही और शी विल क्रिएट सम एररनेस रिपोर्ट। मींस कुछ गलती, ऐसी रिपोर्ट जनरेट करे जिसमें गलतियां हो। लेकिन अगर उन्हीं 10 पन्ने की डेटा को मैंने अगर या एम्प्लॉय ने कंप्यूटर के थ्रू सॉर्ट आउट किया होगा, रिपोर्ट बनाया होगा, तो माइट बी पॉसिबल इट कंटेन्स सम और लिटिल बिट एरर, बट रिपोर्ट विल बी गुड। क्लियर कि रिपोर्ट जनरेशन टेक्निक्स में हम लोग कंप्यूटराइज रिपोर्ट क्यों बनाते हैं, क्या उसका पर्पस है? क्लास क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट टाइम में लिखा है इट यूजेस अ रिपोर्ट जनरेटर। अब कंप्यूटर के थ्रू अगर हम रिपोर्ट बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे? बेसिकली कंप्यूटर के थ्रू रिपोर्ट बना रहे होंगे तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई जनरेटर होगा, जिस जनरेटर के थ्रू हम रिपोर्ट बनाएंगे उस जनरेटर को हम क्या बोलेंगे? रिपोर्ट जनरेटर। ठीक है मेरी बात? अब जैसे आप लोगों को मैंने एक असाइनमेंट दिया, क्या दिया? एक असाइनमेंट दिया और मैंने कहा कि इसकी रिपोर्ट जनरेट करके मेरे असाइनमेंट, जो भी असाइनमेंट आप मुझको सबमिट करेंगे, वो असाइनमेंट क्या होगी? रिपोर्ट होगी। तो आपने एमएस वर्ड सबने सुना है, जहां पे आप टाइपिंग करते हो? क्लास सबने सुना है कि नहीं सुना है एमएस वर्ड? हाँ, तो आप एमएस वर्ड पे अपने सॉल्यूशन, जो भी क्वेश्चन ऐसे मैंने असाइनमेंट दिया था, उसका आंसर आपने एमएस वर्ड पे टाइप किया, टाइप कर करके उसको कंप्लीट करके जब आपने वो रिपोर्ट मेरे को सेंड किया, तो मैंने कहा वेरी गुड, बहुत बढ़िया रिपोर्ट है। तब आपने क्या उस रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए किस टूल का यूज किया? एमएस वर्ड का इस्तेमाल किया। अब देखो, मैंने कहा कि अगर आप कंप्यूटर के थ्रू रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो आपकी एरर आने की चांसेस घट जाएंगे, मैंने कहा था। अब देखिए यहाँ पे एमएस वर्ड का इस्तेमाल करके अगर आपने टाइपिंग किया और रिपोर्ट जनरेट कर रहा है, देखिए आपकी एरर की चांसेस घट गई। कैसे घट गई? आपने टाइपिंग करना शुरू किया। अगर आपने मैनुअली हाथ से कॉपी पेन का इस्तेमाल करके
कॉपी पे रिपोर्ट बना रहे होते तो आपने हंड्रेड्स एंड हंड्रेड स्पेलिंग मिस्टेक करी होती, लेकिन अगर आपने MS वर्ड में चीज को टाइप किया तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको रेड ग्रीन कलर अंडरलाइन करके प्रॉम्प्ट करता है कि स्पेलिंग गलत है, सिस्टम ऑटो करेक्ट स्पेल कर देता है, या तो आप उसको रेड ग्रीन देके खुद से उसको करेक्ट कर लेते हो। तो आपने जो रिपोर्ट डिफाइन करने की कोशिश की वो करेक्ट हो गई और उसको आप इजीली खुद भी भविष्य में आराम से एक्सेस कर सकते हो, कहीं भी जगह पर किसी भी जगह पर रख सकते हो। अब कभी भी टीचर मांगेगा आपको देखना हुआ तो आप उसको डिस्प्ले कर सकते हो। मेरी बात क्लियर हो रही है? यस सर। किसको नहीं समझ में आया? यस सर। एनीवन? कोई ऐसा जिसको समझ में ना आ रहा हो? सबको आ गया। चलो नेक्स्ट, this allows you to run a report with report processor extracting the information with the given report definition and combining them with the report layout to produce the report. अब जब कभी भी आप अपने रिपोर्ट को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हो तो रिपोर्ट को प्रेजेंट करने के लिए कंप्यूटर पे एक एक्सट्रैक्टर आता है। एक्सट्रैक्टर का मतलब ये होता है जो आपके रिपोर्ट में जो डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट करके एक फॉर्मेटर भी होता है जो उसको रिप्रेजेंट करेगा। MS वर्ड में आपने टाइप किया था तो जब भी आप उस MS वर्ड की रिपोर्ट को डबल क्लिक करके ओपन करते हो तो MS वर्ड का अंदर जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होंगे, छोटे छोटे प्रोग्राम्स होंगे, वो करते क्या है, आपने भविष्य में या फ्यूचर पास्ट में जो भी टाइप करके रखा था उसको पहले वो एक्सट्रैक्ट करेगा, एक्सट्रैक्ट करेंगे जिस फॉर्मेट में आपने सेव किया था उसी फॉर्मेट में वो प्रेजेंट करेगा और एक प्रॉपर लेआउट बना के आपको रिपोर्ट प्रेजेंट कर देगा। ठीक, कभी कभी हम रिपोर्ट का प्रीव्यू देखने की कोशिश करते हैं कि भाई अगर उस रिपोर्ट को मुझे सर्वर पे पब्लिश करना है, लॉन्च करना है या मुझे डिप्लॉय करना है। लॉन्च, डिप्लॉय, पब्लिश का ये मतलब हुआ कि मुझे जैसे वेबसाइट्स नहीं होती, आपने कंप्यूटर पे देखते हो कई सारी वेबसाइट्स आप ओपन करते हो तो किसी ना किसी ने वो वेबसाइट बना के उसको लॉन्च किया, उसी को मैं बोलता हूँ डिप्लॉयमेंट या पब्लिश करना। ठीक, तो डिप्लॉय या पब्लिश करने से पहले आप खुद भी एक वेबसाइट या रिपोर्ट बना के चेक करोगे कि वो दिखती कैसी है, तो उसको देखने के लिए भी आपके पास टूल होते हैं। तो दीज आर द वे बाय विच वी क्रिएट रिपोर्ट्स। क्लियर हो रही है कि नहीं बात? यस सर। अब ये है लास्ट में फीचर्स ऑफ ए रिपोर्ट जनरेटर। फीचर्स क्या हो सकते हैं? जो भी हमारी रिपोर्ट्स होंगी उसमें डेटा होना चाहिए, वो डेटा कई सोर्सेस से लिया होना चाहिए, कई जगह से, क्योंकि रिपोर्ट का मतलब होता क्या है, समराइजेशन ऑफ डेटा। समराइजेशन ऑफ डेटा जिससे हमको एक इंफॉर्मेशन मिल सके। अब समराइजेशन ऑफ डेटा तो मुझे 10 जगह से मैंने रिपोर्ट को डेटा कलेक्ट किया होगा तब जाके एक फाइनल रिपोर्ट बनाया होगा। दिस इज कॉल्ड सपोर्टिंग रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम वेरियस डेटा सोर्सेस एंड कंबाइनिंग देम। ठीक, आप मेडिकल में टेस्ट कराने जाते हो तो टेस्ट आपने अलग अलग टेस्ट कराया, यूरिन टेस्ट कराया, ब्लड टेस्ट कराया, ECG कराया। अब अलग अलग डिपार्टमेंट में आपने जाकर टेस्ट कराया और सारी टेस्ट रिपोर्ट जो वहां क्लिनिक होगा वो लेके पैथोलॉजी वाला आपकी एक पन्ने में रिपोर्ट को जनरेट करा देता है। मींस डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, ECG ऑफिस से। में सर, हाँ जी सर राहुल सर की लिंक आ गई है। चलो आने दो, 2 मिनट की बात है अभी। ओके सर। आप पैथोलॉजी जाते हो, ECG से आ जाती है, ब्लड टेस्ट करने वाली डिपार्टमेंट से आ गई, यूरिन डिपार्टमेंट से, अलग अलग जगह से कलेक्ट करके एक फॉर्मेट में बना के रिपोर्ट आपको, मीन डिफरेंट डेटा सोर्सेस हैं, अलग अलग जगह से टेस्ट रिपोर्ट लेके एक कंबाइंड रिपोर्ट तैयार करी जाती है। दिस इज द फीचर ऑफ रिपोर्ट जनरेटर। सेकंड है कि जब भी आप रिपोर्ट को प्रिंट करेंगे, प्रिंट आउट निकालेंगे, तो वो डिफरेंट फॉर्मेट्स में हो सकती है। वो फॉर्मेट्स आपके डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में हो सकती है, जो हम लोग MS वर्ड में सेव करते हैं .doc, तो वो हमारे डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में हो सकती है। PDF हो सकती है, जो आप लोग मुझसे मांगते हो रिपोर्ट या डेटा, तो PDF फॉर्मेट में हो सकती है, एक्सेल में हो सकती है, किसी इमेज के फॉर्म में हो सकती है। तो रिपोर्ट्स हमारे किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, डिपेंड ऑन आवर रिक्वायरमेंट। ठीक, अब जो भी हमारी रिपोर्ट होंगी उस पर अलग अलग हम कंट्रोल लगा सकते हैं। कंट्रोल का मतलब हो गया कौन किस रिपोर्ट को देख सकता है, एक्सेस कर सकता है, उसमें चेंजेस कर सकता है, और कौन उसको कॉपी कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है, एंड सो ऑन। ये रिपोर्ट में भी फीचर्स होते हैं, हम उसमें एक्सेस कंट्रोलिंग लगा सकते हैं। रिपोर्ट में ये भी होना चाहिए कि हम उस रिपोर्ट को वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, मोबाइल पे देख सकें, और कहीं भी देख सकते हैं। Clear? These are the some features of report generator. By this way, we completed our second unit. Anyone have any doubt? नो सर।
चलो मैं असाइनमेंट, कुछ मेरे पास असाइनमेंट्स हैं, उन असाइनमेंट्स को मैं सेंड कर दूंगा आप लोग को, ठीक है? तो छुट्टियों में ओके आपको सर। असाइनमेंट्स करना है। और किसी कुछ पूछना है झमाझम पूछ लो। सर कल क्लास चलेगी? कल हमारी क्लास है आपके यहाँ? कल कौन सा दिन है, वेडनेसडे की थर्सडे? थर्सडे। कल आपके यहाँ क्लास है, लेकिन कल 24 है, कल तो छुट्टी है कॉलेज की। यस सर, तो इसीलिए कंफर्म कर रहे थे। तो क्या कर चाहते हो, पढ़ना चाहते हो कि छुट्टी करना चाहते हो? तो जैसा आप कहें। छुट्टी नहीं, हम क्या कहें, तुम लोग बताओ। छुट्टी सर, छुट्टी। नहीं सर, छुट्टी चाहिए। छुट्टी सर, नहीं, छुट्टी सर, प्लीज सर। छुट्टी। छुट्टी चाहिए सर। वैसे ही तुम लोग छुट्टी बना रहे हो घर में बैठ के, जब मन करता है क्लास करने चले आते हो, सोते रहते हो नालायको। 2 क्लास वैसे नहीं चल रही है, छुट्टी 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 चिल्ला रहे हैं गधे कहीं के, छुट्टी लेंगे। ऐसा ना हो कि इकट्ठा ही छुट्टी हो जाए। आशुतोष, प्रियांशु, अंश गुप्ता। सर हम तो कह रहे हैं जैसी आपकी इच्छा हो। चलो ठीक है, मुझे क्लास लेना हो तो मैं लिंक भेज दूंगा, घबराओ नहीं, ठीक है? वैसे मैं असाइनमेंट्स आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, ठीक है? और जो भी आपको नोट्स हैं वो जब क्लास कॉलेज खुलेगा तो मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है भाई? ओके सर। बाय एक चीज और पूछना था सर। ओके सर, थैंक यू, गुड बाय। थैंक यू सर थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू भाई, मैरी क्रिसमस सबको। हैप्पी न्यू ईयर मेरी सर। क्रिसमस सर। अरे हाँ, हैप्पी न्यू ईयर भी आने वाला है, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सर, सर। अगले साल सर, मिलते हैं सर। हेलो सर। Happy सर holidays। डाउट सर, एक चीज ठीक। पूछना था। जिसको पूछना है पूछते रहो, लेफ्ट होते जाओ, क्लास राउटर की है। हाँ सर, आप ये पूछना था सर, जो पिछला वाला असाइनमेंट था उसका पीडीएफ मैंने नहीं भेजा था आपको, तो सर मैंने सिर्फ दिखाया था आपको, तो सर उसको सेंड भी करना था। अब ये तो अपने बैच वालों से पूछ लो, सबका सेंड करवाया था। जिसने सेंड नहीं किया उसके फर्स्ट असाइनमेंट के मार्क्स मैंने 0 कर रखे हैं। सर मैंने सेंड नहीं किया था, लेकिन आपको दिखाया था मेरा हो गया है। सर मैंने आपको व्हाट्सएप पर सेंड किया था। अब व्हाट्सएप वाला नहीं माना जाएगा, मैंने मेल आईडी किस लिए भेजा था? सर अब सर मैंने अभी आपको अगर दिखाया। भेज दूं सर को- चलो ठीक है, अभी राहुल सर की क्लास करो, हम लोग फिर बात करेंगे, ठीक है बच्चों? परेशान नंबर नहीं हो। कट जाएगा सर। अरे ठीक है, हम और काट लेंगे नंबर, ज्यादा देर हमसे क्लास करोगे। अब जाओ राहुल सर की क्लास करो। ओके सर। चलो बाय बाय।